हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। तो अब हम आरआरबी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 सेट्स अभी तक कर लिए हैं। आज हमारा तीसरे सेट की बारी है और बाकी आपको जो सेट्स हम कर रहे हैं उसकी पीपीटी या पीडीएफ जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रही है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारा कंटेंट वहीं पर मिलने वाला है। यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे और वहां पर हम कंटेंट को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सारी पीपीटीज या पीडीएफ के फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएंगे। सो आप जाएं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको कंटेंट मिलता रहे टाइम टू टाइम। चलिए, सो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हमारे पास एक और 40 क्वेश्चंस का सेट है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल 8 फ्रेंड्स, ठीक है जो भी हैं ये, decided to clean the temple on 8 different days that starts from 1st April and ends on 8th अप्रैल। तो मतलब 8 अप्रैल तक आपके यहाँ पर डेज हैं, मतलब डेट्स का गेम है। तो 1 2 3 4 5 आप इसी अरेंजमेंट में यहाँ पर रखने वाले हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके क्या है, अप्रैल के डेज हैं। तो आप इसी अरेंजमेंट में रखोगे क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जब भी करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इसको जरूर करना। चलिए, तो सबसे पहले अपना रजिस्टर तैयार करते हैं। यहाँ पर एज यूजुअल हम हमेशा रजिस्टर ही तैयार कर रहे होते हैं जब भी हमें पजल बनानी होती है। तो चलिए, 2 मिनिमम केस लेके चलने हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो 2 मिनिमम केस आप बनाओगे ही बनाओगे, हर हाल में 2 केसेस आपको लेके चलने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया कि ओनली 1 पर्सन क्लीन द टेम्पल ऑन ईच डे। ठीक है, रुचि क्लीन द टेम्पल 4 डेज आफ्टर विद्या। विद्या के 4 दिन बाद। अब देखो इस लाइन को समझना, इसका क्या मतलब होता है। विद्या के 4 दिन बाद लिखा है, रुचि क्लीन द टेम्पल 4 डेज आफ्टर विद्या। विद्या के 4 दिन बाद, इट मीन्स 1 2 3, तो बीच में 3 दिन होंगे। 4 डेज आफ्टर लिखा है, इट मीन्स कि बीच में 3 दिन होंगे और चौथे दिन पर रुचि होगी। इस चीज का ध्यान रखना। 4 डेज आफ्टर, 4 डेज बिफोर, 3 डेज आफ्टर, तो एक मतलब बीच में कम है। आप ऐसा मत मान लेना कि 4 डेज आफ्टर मतलब बीच में 4 होंगे, नहीं, बीच में 3 होंगे। विद्या who cleared the temple on one of the numerical odd dates। तो विद्या ने क्या किया है, किसी ऑड डेट पर क्लीन किया है टेम्पल। तो अगर विद्या सबसे टॉप पर है, ये हो सकता है क्योंकि ये भी एक ऑड डे है, राइट। तो 1 2 3 आप यहाँ पर क्या बना दोगे, रुचि की पोजीशन हो जाएगी। अगर विद्या यहाँ पर है तो 1 2 3 और यहाँ पर रुचि की पोजीशन। अब आप 5 पे अगर विद्या को बनाते हो तो आप 8 छोड़ के 9वें पे आप रुचि को बनाओगे, जो कि पोजीशन हमारे पास है ही नहीं। तो इट मीन्स कि यही 2 कंडीशंस बनती हैं जहां पे हम विद्या और रुचि को सेट बिठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास, प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 डेज बिफोर दिव्या। प्रीति ने जो है सफाई की 3 डेज बिफोर दिव्या। अब 3 डेज बिफोर का मतलब है कि बीच में 2 होने वाले हैं, राइट। चलिए, ऑन दिव्या ऑन वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑड डेट्स। तो ये किसके लिए बोली गई है ऑड डेट, प्रीति के लिए। देखो यहाँ पे समझना, प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 डेज बिफोर दिव्या। ठीक है, क्लीन बिफोर दिव्या ऑन वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑड डेट्स। तो ये बात जो है वो प्रीति के लिए बोली गई। कभी भी अगर ऐसी लाइन आएगी तो वो पहले पर्सन के लिए बोली जाएगी। ठीक है, और पहले वाले में शायद हु लिखा था। यस, देखो विद्या, विद्या हु क्लीन, विद्या हु क्लीन। अब जब हु आ जाएगा या डब्ल्यू वर्ड्स आ जाते हैं तो बिल्कुल बगल वाले का जो पर्सन है आगे वाली लाइन उसके लिए है। अगर डब्ल्यू वर्ड्स नहीं आते हैं तो इट मीन कि पहले वाले पर्सन के लिए आगे वाली सारी लाइनें बोली गई है। ठीक है, चलिए तो यहां पर किसके लिए है, प्रीति के लिए है ऑड डेट। तो प्रीति जो है वो किसी ऑड डेट पर हो। तो अगर हमें प्रीति को ऑड डेट पे बनाना है तो पहली वाली कंडीशन में तो देखो प्रीति सिर्फ थर्ड पे आ सकती है क्योंकि 1 पे कोई है, 5 पे कोई है, और अगर 7 पे प्रीति को रखे तो दिव्या नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 दिव्या। तो यहाँ पर दिव्या आ जाएगा और सेकंड वाले में फर्स्ट पे भी आ सकता है और फिफ्थ पे भी हो सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पर हो सकती है। तो इसको अभी रखते हैं साइड। दिव्या क्लीन द टेम्पल इधर ऑन द लास्ट और द सेकंड लास्ट डे। तो पहली वाली कंडीशन तो गलत ही होगी क्योंकि इसमें थर्ड लास्ट पे है, लास्ट या सेकंड लास्ट पर नहीं है। तो दिव्या जो है सबसे लास्ट में हो सकती है हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन है, क्योंकि सेकंड लास्ट पे रुचि है। दिव्या के बाद 1 2 और यहाँ पर प्रीति हो जाए, और प्रीति ऑड डेट पर है। यस, प्रीति ऑड डेट पर है। तो ये वाली बात बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है यहाँ
आगे बढ़ते हैं, लिखा है आरती आरती क्लीन द टेम्पल 2 days आफ्टर जिया। 2 days आफ्टर जिया मतलब बीच में एक होगा, तो जिया एक छोड़ेंगे और देन आरती होगी। तो अगर हम जिया को यहाँ बनाए तो एक छोड़ के आरती नहीं बना सकते, जिया को यहाँ बनाए तो एक छोड़ के आरती यहाँ बना सकते हैं, जिया को यहाँ बनाए तो एक छोड़ के आरती यहाँ बना सकते हैं, तो कहीं पे भी बन सकता है। तो जिया और एक छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाता है, आरती। तो जिया के बाद ही आरती होगी और एक छोड़ने के बाद होगी। चलिए, एटलीस्ट 3 people क्लीन द टेम्पल बिफोर जिया। जिया से पहले कम से कम 3 लोगों ने टेम्पल को क्लीन किया है। तो अगर आप जिया को यहाँ रखते तो इससे पहले सिर्फ एक रहेगा, तो जिया की पोजीशन यहाँ विद्या और प्रीति के बीच में होगी 1 2 3, तो 3 लोग उससे पहले हैं। जिया को एक छोड़ के यहाँ पर क्या आने वाला है, आरती, क्योंकि हमें बताया गया है, तो आरती यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। चलिए, आगे है हमारे पास, अनु डिड नॉट क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे। तो अनु अगर पहले दिन पे नहीं है तो अनु सेकंड डे पे हो जाएगा, और कोई नाम जो है वो बच जाता है हमारा। तो नाम कौन सा बचता है हमारा, हर्षा। तो सबसे ऊपर क्या नाम आ जाएगा हमारे पास, हर्षा। तो ये वाला जो अरेंजमेंट रहेगा बच्चों हमारा, ये क्या रहेगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, और इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। हु क्लीन द टेम्पल ऑन 5th day ऑफ द फेस्टिवल, मतलब 5 तारीख को किसने साफ किया था। तो प्रीति इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ई, प्रीति इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीति। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अपने पास सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल बिफोर विद्या। विद्या से पहले कितने लोग हैं जिन्होंने टेम्पल को क्लीन किया है। तो विद्या से ऊपर चेक करो, तो विद्या से ऊपर अनु और हर्षा है, मतलब 2 लोग हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु क्लीन द टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल। तो वो हर्षा नाम था हमारा, तो हर्षा आएगा यहाँ पर आंसर। सो हर्षा इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर आ जाएगा हर्षा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में किया तो हर्षा को हमने सबसे ऊपर रखा था। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल आफ्टर जिया। अब जिया के बाद कितने लोग हैं वो यहाँ पर समझते हैं। तो जिया के बाद हमारे पास 1 2 3 4 लोग, जिया के बाद हमारे पास 4 लोग आते हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर ए 4 इज द करेक्ट आंसर। हु क्लीन द टेम्पल 2 days बिफोर रुचि। 2 days बिफोर मतलब रुचि होगी, उसके बाद एक और पर्सन होगा, एंड देन जो भी पर्सन होगा वो वहां पर हमारा आंसर होगा। सो रुचि से 2 दिन पहले, तो रुचि से पहले आरती एंड देन प्रीति है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति। ऑप्शन नंबर सी, प्रीति इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रीति जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर होने वाला। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सेट था। चलिए अब हमारे पास है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को यहाँ पर समझते हैं। सो पहला हमारे पास लाइन है, गौरी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एफ एंड ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन वेस्ट। तो एफ पॉइंट यहाँ पे चलो मान लेते हैं कहीं पर भी है, और यहाँ से ये 50 मीटर किलोमीटर जो भी है ये जाते हैं वेस्ट में टू रीच पॉइंट एच, और ये यहाँ पर एच पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। नाउ शी टर्न्स हर राइट मतलब इसका राइट जो होगा वो ऊपर की साइड होगा नॉर्थ में, एंड ट्रेवल्स 44, और यहाँ से ये ट्रेवल करने के बाद 44 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, टू रीच पॉइंट एम। यहाँ पर पॉइंट है एम, ठीक है। देन शी टर्न्स हर राइट एंड ट्रेवल्स 26, तो यहाँ से ये राइट लेके कुछ 26 किलोमीटर जाते हैं। अब देखो 26 है, नीचे वाली लाइन 50 थी, तो हल्का सा बीच में ही रखना इसको, टू रीच पॉइंट टी, और यहाँ पर ये टी पॉइंट पर पहुंचते हैं, एंड देन स्टॉप्ड एट एन आफ्टर टर्निंग राइट। राइट टर्न करने के बाद 26 किलोमीटर चलने के बाद ये पहुंच जाते हैं एन पॉइंट पर। तो ये हमारा कुछ डायग्राम बना, या ये हमारे पास पाथ रहने वाला है जिसमें यहाँ पर ट्रेवल किया गया है, राइट। चलो, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा जो अरेंजमेंट है, एक तरीके से हमारा पाथ रूट जो भी आप कहना चाहो ये हमारा बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, पॉइंट एन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच के किस तरफ है पॉइंट एन। तो आप यहाँ पे देखो एच यहाँ है, राइट। एच के अगर आप इधर देखो तो एन जो है हमारा नॉर्थ और ईस्ट में है, तो एन इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एफ, टी और एफ के बीच में क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो टी और एफ के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बच्चों यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये निकालना पड़ेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये तो आपके पास 44 है। ठीक है, 44 है, और अगर हम बेस की बात करें तो देखो पूरी लाइन 50 है, एच से एफ तक 50 है, एम और टी के बीच में 26 है, इट मीन कि यहाँ तक 26 कट चुका है, तो ये 24 बचता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस कितना आ गया, परपेंडिकुलर तो हमारा आ गया 44, बेस हमारा आ गया 24। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो हम लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी निकालोगे आप इसी तरीके से निकालोगे, जब भी कभी कहा जाए कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। तो P कितना है 44, और 44 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1936 प्लस 24 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 576 होता है। तो इसका जो भी सम आएगा, जो भी सम क्या कर लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2512 ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अंडर रूट 2512, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेना कि क्या ये वाला बन रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये शायद बन रहा होगा। एक मिनट देख लेते हैं, 157 इंटू 16 2 4 30 34 3 9 42 157 2 1 5 2, यस, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखो बच्चों ये जो बाहर वाला रहता है इसको, इसका स्क्वायर इंटू अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए, इफ अ मेडिकल शॉप इज 24 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एन, एन के ईस्ट में जाना है, ठीक है, 24, एन कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, अगर हम 24 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एफ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एफ के कितना ऊपर आ जाएंगे हम, 26 आए थे, 18 मीटर, मतलब 18 मीटर नॉर्थ में होगा अगर मेडिकल शॉप है तो। ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज द मेडिकल शॉप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ में है, और अगर डिस्टेंस भी पूछता, देखो यहाँ पर अगर हमसे डिस्टेंस भी पूछी जाती तो डिस्टेंस कितना निकलता वहां पर 18 किलोमीटर और नॉर्थ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर नॉर्थ में वो होने वाला है। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप बताएंगे अपने आप, कमेंट करना इसका आंसर कि सर इसका आंसर तो इतना होगा, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं एक बार कमेंट करके आंसर बताना, एंड देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप राइट हो और रॉन्ग, तो ये मैं आपको आपके कमेंट के जवाब में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ट्राई जरूर करना। इफ इन द वर्ड एक्सक्लेमेशन द लेटर्स एट इवन पोजीशन, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वर्डिंग्स का गेम है, एक्सक्लेमेशन है जैसे, अब एक्सक्लेमेशन लिखो, एक्सक्लेमेशन, देखो कहा गया है द लेटर्स एट इवन पोजीशन, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार लेटर्स एट इवन पोजीशन मतलब जिसकी वैल्यू इवन नंबर है, जिसकी प्लेस वैल्यू इवन नंबर है, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है द लेटर्स एट इवन पोजीशन, इट मीन ये वाले लेटर्स, ये देखो ये पोजीशन की बात कर रहा है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, ये 6 पे है, ये 8 पे है, ये 10 पे है, पोजीशन इस वर्ड के अंदर। ठीक है, अगर आपको वहां पर बोला जाए कि जैसे लेट से आप, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमें वैसे बोला जाए तो वहां पे बोला जाएगा इवन प्लेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, तो वहां पे आपको ये चीज मेंशन की जाएगी। तो अगर यहाँ पे बोला गया था लेटर्स एट इवन पोजीशन, इवन पोजीशन पे रुका, इट मींस कि वर्ड के अंदर इवन पोजीशन, इन अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा होता तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो इवन पोजीशन पे होते हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इवन जो लेंगे हम एक्स एल एम टी एंड ओ को लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, आर रिप्लेस बाय इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एंड देन एक्स, बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो इसका मतलब एक्स का वाई हो जाएगा, और एल का एम हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
देन द वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच इज द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो इसको अब सबको क्या करना है, आपको नए वाले हिसाब से, इन वर्ड्स के हिसाब से नए वाले अकॉर्डिंग आपको वो बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 इस वाली पोजीशन पे कौन आएगा वो आपको देखना है। तो चलो ट्राई करते हैं। ए मतलब पांचवा जो लेटर लिखेंगे वही हमारा आंसर होने वाला है। ए सी और क्या है हमारे पास, एक बार ए हो गया, सी हो गया, छूटा तो नहीं है कुछ, नहीं नहीं। अगला क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ई बनता है, ठीक है, ई हो गया। एंड देन हमारा बनता है आई, ठीक है। सो आई जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पांचवी पोजीशन पे पहुंचना था, 1 2 3 4 5, तो पांचवा जो लेटर हम लिखने वाले हैं लेफ्ट से वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आंसर्स को जल्दी से जल्दी सोच सकते हो, ठीक है। सो इवन पोजीशन और इवन पोजीशन इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग कि क्या वर्डिंग्स वहां पर लिखे हुए हैं, क्योंकि सारा गेम वर्डिंग्स का है, बाकी तो आप कर ही दोगे, ठीक है। चलिए, सो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। 9 लोग हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। मत बिठाओ सेम ऑर्डर में, हमें क्या है, हम बिठा लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब हमें, आप 9 नहीं, आप 19 दो, हम उन्हें भी बिठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अनसर्टेन भी तो कर ही लेते हैं। तो 9 लोगों को क्यों नहीं बिठा पाएंगे, चलो बिठाने की कोशिश करते हैं। L sits third to the left of N and one of them sits at the extreme end. L और L जो है वो N के कहीं थर्ड पे बैठा है, तो 1 2 N, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि बोला गया कि दोनों में से कोई एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो L बैठ सकता है या N। अब N को बिठा लेते हैं एक बार, तो 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, L अगर कॉर्नर पे है तो N दो छोड़ के बना दिया, और N अगर कॉर्नर पे है तो दो छोड़ के L बना दिया, ऐसा इन्होंने हमें बताया, तो हमने भी बना दिया। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स राइट टू द L, L के जितने राइट में है सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ T, तो L इधर है तो T इधर आ जाएगा, और L के बाद कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बना लिया जितने भी राइट में और लेफ्ट में बनाने थे। आगे बोलते हैं S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब ना तो S के बारे में पता है ना Q के, तो S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q हमने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख लिया कि हमें जैसे ही पोजीशन मिलेगी हम बना लेंगे, ठीक है। बोथ Q एंड T आर एन इमीडिएट नेबर, तो Q और T साथ साथ है, देखो इसमें तो Q यहीं पे आएगा, 1 2 छोड़कर यहाँ पर ऐसा। इसमें दो जगह हो सकती है कि Q और T अगर साथ में है, तो देखो Q को अगर मैं यहाँ बनाता हूं मान लो, तो 1 2 S के लिए कोई पोजीशन नहीं है, तो इट मीन कि Q यहाँ होगा, 1 2 यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर S बन जाएगा। भाई Q के लेफ्ट में बनाना है ना, तो अगर Q के लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं बचेगी तो हम बनाएंगे कहाँ, तो इसलिए Q के मतलब सॉरी T के लेफ्ट में Q नहीं बन सकता, T के राइट में बनेगा, T और L के बिल्कुल बीच में Q यहाँ पर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 2 छोड़ के आपका S भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओ जो है पी के लेफ्ट में सेकंड पे है, मतलब 3 जगह की हमें जरूरत है। और अगर आप पहली वाली कंडीशन में आप देखो ध्यान से, तो पी को अगर आप यहाँ बनाओ तो वो यहाँ नहीं बन सकता, पी को अगर आप यहाँ बनाओ तो वो यहाँ नहीं बन सकता, पी को यहाँ बनाओ तो वो नहीं बन सकता, पी को यहाँ बनाओ तो ओ के लिए कोई पोजीशन नहीं, तो इट मीन कि पी और ओ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचती है ऊपर वाले अरेंजमेंट में। तो अब हम नीचे वाले अरेंजमेंट में ये चेक करते हैं कि पी और ओ के लिए क्या कोई जगह है, तो यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि ओ यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ होगा तो ओ नहीं होगा, तो एक ही जगह बचती है कि पी यहाँ हो और ओ यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, कहीं पता चले आगे की लाइनें पढ़े जा रहे हो जब ये चीज नहीं बन पाएगी, इसका मतलब है कि एक चीज को तो हम हटा ही सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, आर किसी तीसरे हिस्से पे है, तो ये लो तीसरा 1 2 3 थर्ड पे आ गया, और कौन सा पर्सन बच गया यहाँ पर, एम, तो एम बच गया, तो ये वाला जो होगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा, और ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, फाइनल अरेंजमेंट है, और इसके बेसिस पर हम आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 उनके आंसर करने वाले हैं। सो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एल, 1 2 3 3, तो एस और एल के बीच में बच्चों कितने बच्चे कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, 3 लोग बैठे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू M, चलो तो अब बाकी के आंसर्स आप लोग कमेंट करना कि क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं डाटा पूरा बनने के बाद
फाइनल अरेंजमेंट बनने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आंसर गलत कर रहे, तो वो चेक करते हैं। सो 12, 13, 14 एंड 15, तो इसके आप क्या करना, आंसर्स को कमेंट करना। यहाँ पर इनके जो आंसर्स होंगे, आंसर्स 11 to 15 वाले कमेंट करना कि आपने, और पहले दोबारा बना के देखना, उसके बाद कमेंट करना कि आपका जो बना उसके अकॉर्डिंग क्या कमेंट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये नहीं कि जो मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग कमेंट करो, नहीं, आप पहले ट्राई करो, बनाओ, जो आंसर बनता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को कमेंट करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको एक पजल या सिटिंग होमवर्क के लिए दी जाए, अगर आगे है तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं है तो फिर नहीं है। चलो 5 बॉक्सेस है, ए बी सी डी एंड ई, एंड 5 डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर इन अ स्टैक, द ऑरेंज कलर बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अभी हर बार पजल्स में क्या हो रहा है कि हम मैक्सिमम टाइम्स क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं, कुछ ना कुछ पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, बट अब यहाँ पे ना आप ना तो बॉक्स को फिक्स कर सकते हो, ना ही कलर को फिक्स कर सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कि व्हाइट कलर का जो बॉक्स है वो उसके ऊपर है किसी के, या ए और डी के बीच में 2 का गैप है या 3 का गैप है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो इट मीन कि आप किसी चीज को फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको पता है 5 डब्बे हैं, तो 5 डब्बे मतलब 5 पोजीशन, राइट, 5 डब्बे मतलब 5 पोजीशन। और यहाँ पर हम एज यूजुअल अपना रजिस्टर तैयार करेंगे, बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे, यहाँ पर हम कलर लिखने वाले हैं, ठीक है। अगेन बॉक्स कलर, अब ये नहीं है ना इसका मतलब कि अगर हमें 4 डब्बे बनाने पड़ गए तो हम नहीं बनाएंगे, नहीं भाई, हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना एग्जाम जो है वो इजी करना है, ठीक है। तो हमें इजी करना है, इसलिए हम यहाँ पर बॉक्सेस मतलब पूरा रजिस्टर अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। द ऑरेंज कलर बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप, तो जो ऑरेंज कलर का बॉक्स होगा बच्चों वो टॉप पर नहीं होगा, मतलब 1 पोजीशन पे नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई एंड बी आर नॉट पर्पल कलर, ठीक है, नहीं करेंगे, ई और बी जो है वो पर्पल कलर के नहीं है, तो कोई और होगा पर्पल कलर का, हमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। 2 boxes are placed between A and D, D which is not white color, भाई A और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, A और D के बीच में 2 हैं, और जो D है वो व्हाइट कलर बॉक्स नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है हमसे। देखो 2 boxes are placed between A and D which is not white color, तो D जो है वो व्हाइट कलर का नहीं है। ओनली 2 boxes are placed below पर्पल कलर, पर्पल कलर के नीचे सिर्फ 2 है, तो ये सीधी सी बात है कि 1 2, तो पर्पल कलर ये वाला ही रहने वाला है। दूसरी कंडीशन में भी यहीं पे रहेगा पर्पल, तो पर्पल पर्पल थर्ड पे हमारा आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द व्हाइट कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ग्रे, तो ग्रे के जस्ट ऊपर, तो यहाँ बना लेते हैं कि ग्रे के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉक्स बना हुआ है। द व्हाइट कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ग्रे, तो ग्रे के जस्ट ऊपर हमें पोजीशन चाहिए। अब दो ही बातें हो सकती है बच्चों, देखो व्हाइट ग्रे, ये बन सकता है या फिर ये बन सकता था कि व्हाइट और ये ग्रे, इसके अलावा कोई और पोजीशन हमारे पास नहीं बचती, क्योंकि ग्रे के जस्ट ऊपर हमें व्हाइट चाहिए, ठीक है। चलो E इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, तो E जो है वो A के जस्ट नीचे बैठता है, बैठता होगा कहीं पे भी पड़ा होगा वो डब्बा, हमें नहीं पता है, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड पर्पल, डी और पर्पल के बीच में 1 का गैप है, तो देखो डी या तो नीचे आ सकता है या डी ऊपर हो सकता है, बट हम यहाँ पर इस चीज को कर नहीं पाएंगे, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें कलर मिटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, व्हाइट और ग्रे, क्योंकि अगर हम इसको लिख के रखेंगे तो डी और ए वाली बात को हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें 2 कंडीशंस और उठानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमें डी की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा बच्चों। देखो डी जो है पर्पल और डी में 1 का गैप है, तो पर्पल और डी में 1 का गैप है, डी और ए में 2 का गैप है, तो डी और ए में 2 का 1 2 ए बन जाएगा, 1 2 ए बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ए के जस्ट नीचे ई है, तो यहाँ पर ई बन जाएगा, ये भी हम बना सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं किसके बारे में, ग्रे और व्हाइट के बारे में, तो ग्रे और व्हाइट, चलो व्हाइट, ठीक है, ग्रे और व्हाइट ये तो हो ही नहीं सकता। देखो ये वाली बात नहीं हो पाएगी कि ग्रे यहाँ पे हो और व्हाइट यहाँ पे, क्योंकि
डी जो है वो व्हाइट कलर का नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ही ग्रे होगा और यहाँ पर व्हाइट होगा। इसमें दोनों जगह पे हो सकता है, देखो ग्रे और व्हाइट कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके लिए अभी पोजीशन हमारे पास बचती है, तो देखते हैं क्या करना है आगे। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड पर्पल बॉक्स। तो यहाँ पे तो हमारे पास गेम खत्म हो जाता है कि अब हम यहाँ पर कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ई का जो है बी और ई और बी का क्या है, पर्पल का गेम नहीं था। तो अब यहाँ पर ये देखो कि ई और पर्पल आमने सामने बैठे। ठीक है, ई और पर्पल अगर आमने सामने बैठे हैं, इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, गलत हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचती है जो कि है लास्ट वाली। अब हमें क्या बताया गया था शुरू में कि ये जो है ऑरेंज कलर टॉप पे नहीं होगा। तो टॉप पे नहीं होगा तो भाई सेकंड टॉप पे हो जाएगा, सेकंड फ्रॉम द टॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। सो अब अपने पास एक कलर बचता है, कौन सा बच्चों, पर्पल, व्हाइट, ग्रे, ऑरेंज हो गया एंड ब्लैक। सो डी को कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको विजिबल है, हाँ बिल्कुल ठीक सही विजिबल है। आगे बोला गया कि ई और बी जो है वो पर्पल कलर नहीं है। तो भाई पर्पल यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि पर्पल है यहाँ पर, तो बी नहीं आएगा, सॉरी। तो बी कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो ए बी सी बचता है और सी का कलर हो जाएगा क्या, पर्पल। तो ये हो गया पर्पल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल अरेंजमेंट। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसके आंसर्स करने वाले हैं। तो आंसर्स आप ही कमेंट करोगे, पजल मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, देखते हैं कि अभी नहीं, एक काम करना, पहले इसके बेसिस पे आंसर मत करना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला, आप पहले बनाना एंड देन आंसर्स करना। ठीक है, चलो सो क्वेश्चंस ये हैं आपके पास, और क्वेश्चन देख लो, इनके कमेंट्स बताना, कहीं पता चले देख के भी आप गलत आंसर कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप वो वाले जो भी है पजल मैंने बनाई दी है पूरी, और आपको उसके आंसर्स करने हैं। और ये क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा बिल्कुल कि आपके लिए होमवर्क ही रहे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके होमवर्क हैं। तो इसके आंसर कमेंट करना, 4 क्वेश्चंस हैं शायद ये, 21 से 24 मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे। तो 4 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, और इसके कमेंट जरूर कर देना कि इसके आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं, और इसके आंसर्स फिर देखते हैं कि सही है या आप गलत हैं। चलिए, 4 क्वेश्चन हैं आपको जो करने के लिए अभी तक मिले हैं, बाकी तो मैंने बना ही दिया है। आपको बस आंसर्स करने हैं उनके, कि आपके भी सही आए या नहीं आए, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी तो करोगे ना। ठीक है, तो शाम को आपको जो है फाइल मिल ही जाएगी एनोटेशंस के साथ। और एनोटेशंस के साथ चाहिए या बिना एनोटेशंस के चाहिए, ये भी एक बार कमेंट करके बता देना, जिससे कि फिर मैं फाइल वैसे ही भेजूँ आपको। एनोटेशंस के साथ कहीं दिक्कत तो नहीं आती आपको पढ़ने में, तो वो बता देना। चलो, यहाँ पे देखते हैं ऑड वन आउट की बात है। अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि कभी भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन आएगा तो हम उनकी प्लेस वैल्यूज से गेम खेलेंगे। तो 5 8 4, तो हमें क्या दिख रहा है, +3 -2। एल की वैल्यू 12 15 और 11, तो +3 -4। ठीक है, यू कितना होता है अपना 21 और ये 25, तो ये तो +4 हो गया, +3 चल रहा था, तो इट मीन्स कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। यू वाई टी इज द करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट की अगर बात करें तो यू वाई टी जो है वो इसमें से अलग निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो, सिलॉग्स आज फाइनली, कल की क्लास में सिलॉग्स नहीं थे, आज सिलॉग्स को रखा गया है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, सम क्लॉक आर टाइम, सम क्लॉक आर टाइम। तो वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ओनली अ फ्यू टाइम इज, अच्छा वॉच नीचे चला गया, तो ओनली अ फ्यू टाइम इज वॉच, इसको समझ लेना, वॉच नीचे चला गया, यहाँ पर होना चाहिए था वॉच। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। नो वॉच इज क्लॉक, नो वॉच इज क्लॉक, तो यहाँ पर क्लॉक इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर आप देखो वेन डायग्राम या तो ऐसे बना सकते हो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे, नो वॉच इज क्लॉक। तो दोनों तरीके आपको जैसा पसंद आए वैसा कर लेना। कहता है कि ऑल वॉच बीइंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, यस। सारी की सारी वॉच तो टाइम हो ही सकती है, क्योंकि टाइम का कुछ पोर्शन ऐसा है जो वॉच नहीं है, बट वॉच तो सारा हो सकता है, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। ओनली पॉसिबिलिटी, अगर डेफिनेट में पूछता तो वो गलत हो जाता, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होता तो वो गलत। ऑल टाइम आर वॉच इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं सर ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो टाइम का थोड़ा सा पोर्शन, टाइम का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो वॉच नहीं हो सकता। ठीक है, वॉच नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओनली अ फ्यू की कंडीशन है कि ओनली अ फ्यू टाइम इज वॉच। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम टाइम इज वॉच प्लस सम टाइम इज नॉट वॉच। तो अगर टाइम का कुछ हिस्सा वॉच नहीं होगा तो कभी भी पूरा का पूरा जो टाइम है वो वॉच हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली वन फॉलो। सो इफ कंक्लूजन वन फॉलो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है हमारे पास, सम सॉन्ग आर टॉन। ठीक है, तो कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो टॉन है। सम टॉन आर लिरिक्स। ठीक है, लिरिक्स। ऑल लिरिक्स आर म्यूजिक, म्यूजिकल हो जाते हैं थोड़े से। तो बच्चों यहाँ पे आगे हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में बोला गया कि सम सॉन्ग्स कैन बी लिरिक्स। अब कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। सो कैन बी पूछ रहा है, इट मीन कि वो कह रहा है कि क्या कुछ सॉन्ग्स लिरिक्स हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉन्ग और लिरिक्स के बीच में कोई भी हमें बात जो है वो डेफिनेट नहीं पता। अब जब चीजें डेफिनेट नहीं पता है बच्चों, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो सम म्यूजिक आर नॉट टॉन, ये तो डेफिनेट बात पूछी गई ना, ये चीज तो डेफिनेट है कि सम म्यूजिक आर नॉट टोन। तो सम म्यूजिक आर नॉट टोन मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि म्यूजिक और टोन का कुछ हिस्सा आपस में रिलेट है, बट जो टोन का बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, म्यूजिक का बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो भाई जब पता ही नहीं है तो बता कैसे दे? जो चीज पता नहीं उसको हम बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता कि सम म्यूजिक आर नॉट टोन इज पॉसिबिलिटी, तो ये बात आपकी सही, ये बात सही हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं है। जो चीज पता नहीं उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी पहला वाला सही है, तो ओनली वन फॉलो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी उन चीजों की हो सकती है जिनके बारे में हमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता है, जैसे सॉन्ग और लिरिक के बीच में हमें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल रिवोक आर रिमेंड। ठीक है, ऑल रिवोक आर, यहाँ पर कोशिश करना कि जो अगर सेम सिंबल्स आ रहे हैं तो उनको पूरा लिखने आप। सम रेमंड आर प्यूमा, फिर से प्यूमा। चलो, ओनली अ फ्यू प्यूमा इज टाइटन। ओनली अ फ्यू मतलब सम प्यूमा इज नॉट टाइटन एंड सम प्यूमा इज टाइटन, तो दोनों बातें यहाँ पर हो जाएंगी। सो कंक्लूजन है पहला बच्चों, सम टाइटन कुछ टाइटन कैन नेवर बी रिवॉल्व। कैन नेवर बी, देखो अब यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो। कैन नेवर बी ये बच्चों एक डेफिनेट केस होता है। कैन नेवर बी इज अ डेफिनेट केस। जैसे अब इसने बोला सम टाइटन कैन नेवर बी रिवॉक, तो वो कह रहा है कि कुछ टाइटन का हिस्सा ऐसा है जो कभी भी रिवॉक नहीं हो सकता। तो डेफिनेट बात हुई ना कि टाइटन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो रिवॉक नहीं होगा। हमें कैसे पता? हमें इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम के थ्रू नहीं पता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइटन और रिबॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इट मींस कि टाइटन और रिबॉक के बारे में कुछ भी बात वो डेफिनेट पूछे, कुछ भी, कि सम टाइटन आर रिबॉक हमें नहीं पता, सम टाइटन आर नॉट रिबॉक हमें नहीं पता, नो टाइटन आर रिबॉक हमें नहीं पता, ऑल टाइटन आर रिबॉक हमें नहीं पता, लेकिन इन सब के पीछे अगर वो चीज पॉसिबिलिटी या कैन बी के साथ पूछता तो वो बात बिल्कुल सही हो जाती है। और कैन नेवर भी एक डेफिनेट केस होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, सम टाइटन कैन बी, देखो अब यहां पर है कैन बी, तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सम टाइटन कैन बी रिवॉक, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। सम टाइटन कैन बी रिवॉक बिकॉज टाइटन और रिवॉक के बीच में हमें कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता है, या उनके बीच में, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है क्या वो हमें नहीं पता है, इसलिए टाइटन और रिवॉक के बीच में हर पॉसिबल बात है। अगर बोला जाए नो टाइटन इज रिवॉक, यस डेफिनेटली फॉल्स है, बट इस पॉसिबिलिटी के साथ ट्रू हो जाएगा। सम टाइटन कैन बी रिवॉक सही हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी के साथ आ रहा है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? ओनली सेकंड फॉलोज, सो ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास सिलॉक्स से ही है। चलिए, ओनली अ फ्यू बबल्स आर सोप, तो ओनली अ फ्यू बबल्स आर सोप इट मींस सम बबल्स आर नॉट सोप। ठीक है, ऑल सोप आर क्या है? ये मार्गो। ठीक है, मार्गो। सम नीम आर नॉट मार्गो, देखो अब सम नीम आर नॉट मार्गो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नीम का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मार्गो नहीं। नीम का हिस्सा, मार्गो के हिस्से के बारे में नहीं पता, नीम का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मार्गो नहीं हो सकता, बट मार्गो पूरा का पूरा नीम
हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बबल्स आर नॉट नीम, नहीं पता यार हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? देखो, बबल का कुछ हिस्सा मार्गो है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मार्गो है, और नीम का कुछ हिस्सा मार्गो नहीं है, तो आप कहोगे कि वो सही है बात? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। हाँ, अगर इस पॉसिबिलिटी होता, इसके साथ इस पॉसिबिलिटी होता तो सही, कि सम बबल आर नॉट नीम इज पॉसिबिलिटी, तो वो सही हो जाता। बट डेफिनेट देखो, आपको बबल और नीम के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए बात क्या हो जाएगी, गलत। आगे बोल रहा है सम सोप आर नॉट बबल, सम सोप आर नॉट बबल, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता, बिल्कुल गलत है। सम बबल आर नॉट सोप, ये हमें पता है, हमें पता है बबल से सोप के बारे में पता है कि बबल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो सोप नहीं बनेगा, लेकिन सोप का हर हिस्सा बबल बन सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे आता कि सम सोप, इसके साथ अगर आ जाता, देखो जैसे सम सोप आर नॉट बबल्स इज पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। आ जाता अगर आपके पास ऑल सोप्स कैन बी बबल, तो ये भी सही हो जाता। अगर आपके पास आ जाता ऑल बबल्स कैन बी सोप, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बबल्स जो है वो कभी भी सोप नहीं बन सकते, क्योंकि बबल का कुछ पार्ट ऐसा है जो सोप नहीं हो सकता, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों गलत आ गए, तो आंसर नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और है हमारे पास, ऑल शिप आर जीप, ऑल शिप आर जीप, ठीक है, ऑल जीप आर बाइक, ओके, एंड सम कार आर बाइक, तो सम कार आर बाइक, कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया हमारे पास। हमें बोला गया सम शिप कैन बी कार, सम शिप कैन बी कार, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी। अगेन बता रहा हूं मैं आपको कि कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी, और शिप और कार के बीच में हमें कोई भी रिलेशन पता ही नहीं है। और जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन या रिलेशन ना पता हो, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही। ठीक है, ऑल कार आर बाइक, अब ये डायरेक्ट पूछा गया है, ऑल कार आर बाइक, तो भाई यहाँ पे ऑल कार आर बाइक नहीं, सम कार आर बाइक पता है, ऑल कार आर बाइक नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे होता ऑल कार आर बाइक इज पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती। अगर यहाँ पे होता कि ऑल कार, मतलब कार का किसी के भी साथ कोई भी पॉसिबल रिलेशन पूछा जाए तो वो सही हो जाएगा। बस एक पॉसिबल रिलेशन सही नहीं हो सकता कि नो कार इज, क्या है ये बीच से अपना, बाइक, नो कार इज बाइक इज पॉसिबिलिटी, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि सम है। बाकी सब रिलेशन इसके पॉसिबिलिटी में एस के साथ भी सही है, जे के साथ भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले वाला सही है। सो इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, चलिए एक और अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट आई है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क में करें, एक सीटिंग तो आप कम से कम कर ही लें। ठीक है, तो इसका आप कमेंट करेंगे, आंसर्स भी कमेंट करना, लेकिन इसका जो आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा वो भी आपको बताना है। फाइनल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर कमेंट करना है। कैसे करना है कि पहले आप लिख देना कि नॉर्थ वाले चारों, और फिर साउथ वाले चारों, मतलब लेफ्ट टू राइट ही रखना चाहिए। ठीक है, कि जो भी आमने सामने बैठने वाले हैं उस तरीके से आप देख लेना कि आपको क्या बनाना, और फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चन हैं, आपको ये आंसर्स कमेंट करने हैं। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे अब हम करते हैं, ब्लड रिलेशन आया है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है कुछ भी है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आगे है देयर आर टू कपल्स, दो कपल्स हैं, ठीक है, इन अ 6 मेंबर फैमिली, मतलब 6 मेंबर्स हैं इस फैमिली में। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, मतलब बीच में कोई जगह खाली होगी, सिस्टर इन लॉ बन रही है, इट मीन की शादी तो हुई होगी भाई 100%। बी हु इज फादर ऑफ सी, तो बी जो है वो फादर है किसका, सी का, बी इज फादर ऑफ सी, तो बी फादर है, इट मीन की वो पहली जनरेशन में होगा, सी जो है वो अगली जनरेशन में होगा। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, डी जो है वो ग्रैंड मदर है ई की। अभी ना तो डी के बारे में पता है ना ही ई के बारे में पता है, तो कुछ ऐसा रहेगा कि डी होगी फिर सेकंड जनरेशन एंड देन ई, तो ये थर्ड जनरेशन की बात आ जाएगी। ठीक है, ई हु इज सन ऑफ सी, तो ई जो है वो सी का सन है, तो यहां पर आ जाएगा ई इज सन ऑफ सी। एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, एफ जो है वो डॉटर इन लॉ है बी की। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ये इस तरीके से बनेगा। हमारे पास 6 मेंबर्स थे,
दो मैरिड कपल। अब ये हमें बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, ये दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4। तो आपके पास एक बी बचता है, सॉरी इसको मेल या फीमेल नहीं बता सकते भी, मेल है, बी बचता है और एक एफ बचता है, ठीक है। आपको पता है, नहीं बी तो आप बना चुके हो, अब आपके पास एक डी बनाने के लिए बचता है जो कि फर्स्ट जनरेशन में आएगा, और एक एफ बनाने के लिए बचता है जो कि वो सेकंड जनरेशन में आएगा, और दो मैरिड कपल है। इट मीन्स यार आपको ना शादी करानी पड़ेगी बी की डी के साथ, और डी क्या हो जाएगी, फीमेल, तभी आपके पास दो मैरिड कपल यहाँ पर बन पाएंगे, क्योंकि देखो एक और सी, और ये क्या बताया था, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो हम सी से शादी करवा सकते हैं एफ की, और यहाँ पर ये मेल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक फैमिली ट्री रहेगा, ये हमारा फैमिली ट्री बनता है। और फैमिली ट्री ये बनने के बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आंसर कर सकते हैं। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी क्या है ई के लिए, तो ग्रैंडफादर, बी इज ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर्स काउंट करेंगे तो बॉक्स वाले जो है वो मेल हैं, तो 1 2 3, तो 3 मेल हैं, 3 जो है वो फीमेल हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए क्या लगता है सी का, तो ए इज आंट ऑफ सी। देखो आंट ऑफ सी, और दूसरी साइड अगर ऐसा आ जाए मैटरनल आंट, तो मैटरनल आंट के साथ हम जाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंट में काम हो जाएगा, सो आंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग हम 6 लोगों की करने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 लोग हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग में है। डिफरेंट हाइट्स हैं, ठीक है, हाइट के बेसिस पे इनका रैंकिंग हो रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन हिम, मतलब सी से एक पर्सन ज्यादा बड़ा है जितने उससे छोटे। तो सिंपल सी बात है कि सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि दो उससे छोटे हो जाएंगे और तीन उससे बड़े। अगर मैं इसके इधर जाऊंगा तो एक छोटा रहेगा, चार बड़े हो जाएंगे, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। इधर आएंगे तो दो बड़े हो जाएंगे, तीन छोटे हो जाएंगे, लेकिन बड़े वाले जो पर्सन है, मतलब यहाँ पे लिखा है टॉलर वाले जो पर्सन है वो ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ठीक है सी वहां पे आ जाएगा। ई इज टॉलर देन ए एंड बी, ई जो है वो ए और बी दोनों से बड़ा है, बट ये नहीं पता ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। एफ इज शॉर्टर देन डी, एफ इज शॉर्टर देन डी, इट मींस डी इज टॉलर देन एफ, ऐसे बोला जा सकता है इसको। डी हु इज शॉर्टर देन ए, डी हु इज शॉर्टर देन ए, तो डी अगर ए से छोटा है तो ए यहाँ पे आता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है, देखो बच्चों कितने परसेंट बचते हैं, 5, तो 1 2 3 4, 4 लोग तो ई से छोटे हैं, इट मीन्स की ई तो टॉलेस्ट है, ई तो टॉलेस्ट है, तो ई की पोजीशन और सी की पोजीशन पता चल गई, बट बाकियों की पोजीशन हम नहीं बना सकते। यहाँ पे देखो ए डी एफ कहीं पे भी हो सकता है, ए और बी के बीच का कोई रिलेशन नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस हमारे पास जो फिक्स चीज है वो ये है कि ये हाईएस्ट वाली और फोर्थ वाली, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ भी यहाँ पर नहीं बना सकते। हो सकता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ हो, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हम इसके अलावा कुछ और नहीं बना सकते, क्योंकि ई जो है वो ए और बी दोनों से बड़ा है, तो ए और बी कहीं भी हो सकते हैं। ए जो है वो डी और एफ से बड़ा है, तो ए सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, उसके बीच में भी कोई नहीं, क्योंकि ये श्योरिटी है कि डी और एफ फिफ्थ और सिक्स पे होंगे, ए और बी सेकंड और थर्ड पे होंगे, बट ये नहीं पता हमें यहाँ पर कि ए और बी कहाँ होंगे, या डी और ए और बी का हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। हाँ हालांकि हमें पता बी का भी नहीं है, सॉरी बी का भी नहीं पता बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ए डी एफ, क्योंकि बी का तो ये बोला गया ना कि ई जो है वो बी से बड़ा है, तो बी के बारे में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ए और बी का कुछ पता नहीं, तो वो भी लास्ट हो सकता है, तो कुछ नहीं बना सकते हम। ठीक है क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन से कुछ आ जाए। हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट, ये तो हमें पता ही है, ई है, ई इज द टॉलेस्ट पर्सन, ये हमें पता है। अच्छा इफ डी इज, हाँ अब बताया ना इन्होंने, इफ डी इज द सेकंड शॉर्टेस्ट देन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, डी अगर सेकंड शॉर्टेस्ट है, अगर डी यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर होगा। आगे क्या है, कुछ है क्या और, देन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, अरे अभी भी नहीं बता सकते भाई, अभी भी नहीं बताया जा सकता। डी हु इज शॉर्टर देन ए, नहीं भाई अभी भी हम तो नहीं बता पाएंगे कि सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है, नहीं। डी पांचवे पे आ गया, ठीक है मान लेते हैं। अब ए और बी के बीच में तो हमें रिलेशन ही नहीं पता बच्चों, तो हम इसका आंसर तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो हु इज सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, वी कांट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन,
ठीक है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें पता चल गया सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, बट सेकंड टॉलेस्ट स्टिल नहीं हम ढूंढ सकते, क्योंकि ई इज टॉलर देन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं पता, या फिर हमें यही बता दिया जाए कि कुछ तो बताया जाता, बट हमें हमारे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। सिलॉक्स को मैंने थोड़ा डीपली भी आज बताने की कोशिश की। बाकी कोई और टॉपिक वाइज कुछ है, अगर कि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट क्लास में पूछा था और आज फिर से पूछ रहा हूँ कि कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि सर इसमें हमें क्लासेस की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जो आंसर्स आपको करने हैं वो भी आप कमेंट करके आंसर्स बता देना, फिर उसके बाद देखते हैं कि आपके सही है या गलत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।